Good morning, student. Today I will discuss the first lesson in civics, and my first lesson is democracy and equality. आप सभी को आज मैं प्रजातंत्र के बारे में बताऊंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, डेमोक्रेसी का हिंदी होता है प्रजातंत्र एंड इक्वालिटी मीन्स समानता. तो क्या है प्रजातंत्र, प्रजातंत्र में क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र का मतलब क्या है. डेमोक्रेसी मीन्स रूल ऑफ द पीपुल. डेमोक्रेसी का मतलब होता है जनता का शासन, यानी कि सब कुछ किसके द्वारा तय होता है, जनता के द्वारा. ऑल थिंग्स आर रूल्ड बाय द पीपुल. इट मीन्स इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स. डेमोक्रेसी जो है वो दो ग्रीक शब्दों के मिलने से बना है. डेमोस विच मीन्स पीपुल, डेमोस का अर्थ क्या होता है, पीपुल, एंड क्रेटोस विच मीन्स रूल, और क्रेटोस का मतलब क्या होता है, रूल, जिसका मतलब होता है शासन. सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जान ले कि डेमोक्रेसी का डिफिनेशन जो दिया था वह अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने दिया था. उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र वह शासन है जो जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता से हो. डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ गवर्नमेंट विच इज बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल एंड फॉर द पीपुल. इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें सब कुछ भागीदारी जो होती है वह जनता ही तय करती है, यानी कि प्रायोरिटी जो होती है, प्राथमिकता जो होती है, वह सब कुछ जनता की ही होती है. टुडे डेमोक्रेसी इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑल अराउंड वर्ल्ड. देश में आज जितने भी शासन चल रहे हैं, यानी कि जितने भी राष्ट्र हैं, बहुत सारे ऐसे राष्ट्र हैं पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व की अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे देशों में, मोस्टली जो हमारे देश हैं उसमें जो रूल लागू है वह किसका लागू है, डेमोक्रेसी का, यानी कि प्रजातंत्र के द्वारा उसमें वहाँ पर शासन किया जा रहा है. जब हम लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग कुछ इसके बैकग्राउंड पर आ जाते हैं, कुछ उसके हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, कुछ उसके इतिहास के बारे में जानते हैं. तो सबसे पहले एथेंस में, ए सिटी ऑफ ग्रीस, ग्रीस का एक शहर एथेंस था, जहाँ पर पहले महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था. आम नागरिकों को मत डालने का कोई भी हमारा अधिकार नहीं था. This was perhaps the earliest form of direct democracy where people directly participated in governance, but slaves, women and people of other states living in Athens were not part of the assembly. लेकिन एथेंस में होता क्या था कि दास प्रथा का सिस्टम था और दासों को, महिलाओं को और आम लोगों को वहाँ पर मत डालने का अधिकार नहीं था. धीरे धीरे क्या हुआ कि ये सारी चीज़ें बदलती गईं. जब प्राचीन इतिहास के बारे में हम लोग उठाकर देखते हैं, यहाँ पर कुछ केस स्टडी दिए गए हैं, जब हम उसको पढ़ते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि प्राचीन काल के इतिहास से ही बहुत लोगों को डायरेक्ट पार्टिसिपेशन, यानी कि वोट डालने में पार्टिसिपेट वो लोग नहीं कर पाते थे, जो सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक्स था. धीरे धीरे इसमें रिफॉर्म्स होता गया, यानी कि प्राचीन काल से ही हम लोग जो अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को देखते हैं, तो अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को जब हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो हम लोग ये पाते हैं कि प्राचीन काल में जो हमारा शासन था वह दो रूपों में होता था. पहला मोनार्ची, क्या होता था, मोनार्ची, एंड सेकेंड वाज डिक्टेटरशिप. डिक्टेटरशिप ये क्या था, इस पर हम लोग आज कुछ चर्चा करेंगे. मोनार्ची को हम लोग बोलते हैं राजतंत्र. क्या बोलते हैं, राजतंत्र. जैसा कि आप सभी जानते हो, मोनार्ची इज द रूल ऑफ द किंग, यानी कि उसमें राजा का शासन होता है. इट इज़ द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. प्राचीन काल से या प्राचीन जमाने से आप देखे हो, रामायण, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से ले तो रामायण और महाभारत की कहानियों में भी आप देखे हो कि वहाँ पर किसका शासन होता था, राजा का. द किंग हैज़ एब्सोल्यूट पावर एंड समटाइम्स ही इज हेल्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. राजा उसमें शासन करता था
और राजा का जो मंत्रिमंडल होता था, मंत्रिपरिषद में उसके जो मंत्री होते थे, वह राजा को असिस्ट करते थे शासन को चलाने के लिए, ताकि किस प्रकार देश में शासन को किया जा सके, किस प्रकार के नियम बनाए जा सकें। हिस्ट्री इज फुल ऑफ स्टोरीज ऑफ जस्ट बेनिवोलेंट किंग एज वेल एज दोज हु वेर क्रूएल एंड अनजस्ट। आप हिस्ट्री में भी जब देखते हो तो बहुत सारे ऐसे राजा हुए जो राजा दयालु होते थे, वैसे भी राजा हुए, वैसे भी किंग हमारे देश में हुए जो क्रूएल्टी के लिए विख्यात रहे। इसके बारे में आप समझ गए व्हाट इज मोनार्ची, जिसे हम लोग राजतंत्र बोलते हैं, जहाँ पर राजा ही सब कुछ होता है और राजतंत्र ही प्रमुख होता है। ये शासन बेटर हमारे लिए नहीं था। डिक्टेटरशिप, जिसको हम लोग बोलते हैं तानाशाह। व्हाट इज डिक्टेटरशिप? व्हेन वी टॉक अबाउट डिक्टेटरशिप, dictators often tend to become oppressive and unjust. It is a unpopular form of government. यानी डिक्टेटरशिप में क्या होता है कि एक व्यक्ति जो होता है वही जो कहता है वही राइट है। जो व्यक्ति सब कुछ अपने ओपिनियन, जो भी वह ओपिनियन देता है वह सर्वमान्य होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिक्टेटरशिप्स। इट मीन्स in such a system, one person called the dictator assumes all power and rules a country according to his her own wish. वह अपनी इच्छा के अनुसार शासन को चलाता है। यह तानाशाह जो था यह सबसे बड़ा खतरनाक था। यानी कि डिक्टेटरशिप जो था वह एक बहुत क्रूएल्टी का एक बहुत ही भद्दा तरीका था पूरे वर्ल्ड के लिए। धीरे धीरे क्या हुआ कि जब डेमोक्रेसी की उत्पत्ति हुई, यानी कि प्रजातंत्र की उत्पत्ति हुई, तब बहुत सारे देशों ने प्रजातंत्र को एडॉप्ट किया। प्रजातंत्र का सबसे बड़ा, डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि पीपुल एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस, मतलब कि लोग अपनी रायों को रख सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है? सबसे बड़ा इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि पीपुल एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, लोग अपनी रायों को व्यक्त कर सकते हैं। कौन सी सरकार अच्छी है, कौन सी सरकार अच्छी नहीं है, मतलब कि हम किसी भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में खुलकर कुछ भी बोल सकते हैं। ये हमें आज़ादी दी गई है। दूसरी बात क्या है? एडल्ट यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी, मतलब इट मीन्स वन पर्सन वन वोट, पीपुल कास्ट देयर वोट। इसमें हमें अपने गवर्नमेंट को चुनने की आज़ादी है। जो सरकार हमें बेहतर लगती है, जो गवर्नमेंट हमारे लिए बेनिफिट का काम करती है, हमें लाभ पहुंचाने का काम करती है, उस गवर्नमेंट को हम इजी वे में सिलेक्ट कर सकते हैं बाय वोटिंग। मतलब कि मत डालने की आज़ादी दी गई है किसमें? डेमोक्रेसी में। हम लोग अपने मतों का प्रयोग डेमोक्रेसी में इजी वे में कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है किसका? डेमोक्रेसी का। अब बात आती है टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी कितने प्रकार के होते हैं? नाउ वी विल स्टडी डेमोक्रेसी आर टू टाइप्स। डेमोक्रेसी कितने प्रकार के होते हैं? तो डेमोक्रेसी दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को हम लोग बोलते हैं अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र। तो कोई पूछेगा अगर आपसे व्हाट टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के टाइप क्या है, तो आप तुरंत आंसर दोगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। यानी कि प्रजातंत्र दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र और अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र। व्हाट इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी? अब हम लोग चर्चा करेंगे व्हाट इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी वेयर द सिटीजन डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी प्रजातंत्र का वह रूप है जहां लोग डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि सीधा पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी गवर्नमेंट के क्रियाकलापों में। इट मीन्स कोई भी वर्क, कोई भी गवर्नमेंट के द्वारा जो भी हमारे काम किए जाते हैं उसमें उनकी भागीदारी डायरेक्टली होती है, यानी कि वो सीधा रूप से पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी अभी वर्ल्ड में कहाँ पर है? तो आपके स्विट्जरलैंड में जो है वहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, यानी कि लोग डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी गवर्नमेंट के किसी भी प्लान में, किसी भी योजनाओं में वो अपनी भागीदारी सीधा तय करते हैं। अब हमारी जो बात आती है वह है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी।
व्हाट इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी? ऑलरेडी यू नो डैट इंडिया इज़ ए वेरी बिग कंट्री। जैसा आप सभी जानते हो, भारत एक बहुत बड़ा देश है और इतने बड़े देश में सभी 1 by 1 लोगों के ओपिनियन को गवर्नमेंट के सामने रखना, सभी लोगों को अपने बातों को रखना काफ़ी एक टफ चैलेंज है, बहुत मुश्किल भरा काम है। तो वहाँ पर हम लोग किसका यूज करते हैं? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इट मीन्स पीपुल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू इलेक्शन टू फॉर्म द गवर्नमेंट। जहाँ लोग अपनी बातों को कैसे रखते हैं? अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनकर, लोग अपने प्रतिनिधि को चुनकर भेजते हैं। कहाँ भेजते हैं? इन पार्लियामेंट, संसद में, जहाँ वह आपके क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को रखता है और वहाँ पर आपके विकास के लिए, आपके डेवलपमेंट के लिए प्रयासरत रहता है। जैसे लेटेस्ट टेक एग्जाम्पल, आप एक एग्जाम्पल ले लो। आप जैसे मान लो क्लासरूम में पढ़ाई करते हो, क्लासरूम का एक मॉनिटर होता है, आपके वर्ग में एक मॉनिटर चुना जाता है। मॉनिटर क्या होता है? क्लास के सारे गतिविधियों को वॉच आउट करता है, सारी बातों को वह देखता है, कौन बच्चा क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। कुछ भी अगर ऑकरेंस होता है क्लास में तो वह रिपोर्ट करता है टू द प्रिंसिपल ऑफिस। प्रिंसिपल ऑफिस में वो रिपोर्ट करता है। ऐसा तो नहीं होता है कि सारे लोग वर्ग के जितने भी, जैसे मान लो 40 स्टूडेंट्स आप पढ़ाई कर रहे हो तो कुछ भी ऑकरेंस होता है, कोई झगड़ा होता है, कोई बच्चा बदमाशी कर रहा है तो सारे बच्चे उठकर प्रिंसिपल ऑफिस में चले जाते हो। ऐसा नहीं है। मॉनिटर से पूछा जाता है कि वर्ग में क्या हुआ था, यानी कि वो जो बातों को रखता है प्रिंसिपल ऑफिस में वही बातें मान्य होती हैं। यह इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है, एग्जाम्पल है। ठीक उसी प्रकार आप पूरे कंट्री की बात ले लो तो भारत एक बहुत बड़ा देश है और सारे बातों को रखने के लिए, यानी कि लोग को बातों को रखने के लिए हम लोग सीधा उठकर अपने पार्लियामेंट में नहीं चले जाते हैं, बल्कि हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। वी सिलेक्ट आवर रिप्रेजेंटेटिव। जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है। कैसे चुनती है? बाय वोट। हम लोग मतों के द्वारा, अपने वोट के द्वारा किसको चुनते हैं? अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। किस लिए चुनते हैं? फॉर आवर डेवलपमेंट। अपने विकास के कामों को करने के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के कामों को करने के लिए हम लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। यहाँ आपके बुक में दे भी रहा है, ए मोर पॉपुलर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, वेयर पीपुल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू इलेक्शन टू फॉर्म द गवर्नमेंट। यहाँ हम लोग प्रतिनिधि को चुनते हैं और वह प्रतिनिधि जो होता है वह सरकार में उसकी भागीदारी होती है और वह हमारे क्षेत्र के विकास के लिए, हमारे विकास के लिए प्रयत्नशील रहता है। Elections are held after regular intervals so that people can choose their own representative. All the citizens of the country without any discrimination are allowed to take part in the election. देखो, सबसे बड़ी बात क्या होती है डेमोक्रेसी की कि हम लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। अगर वह प्रतिनिधि हमारे लिए बढ़िया साबित नहीं होता है तो आफ्टर 5 years जो रेगुलर टाइम पर जो आपके इलेक्शन हेल्ड होते हैं तो उसमें हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चेंज कर देते हैं, उसे हटा देते हैं। इट मीन्स क्यों हटा देते हैं? क्योंकि वह हमारे लिए बेटर साबित नहीं होता है। ऑल पीपुल हैव इक्वल राइट्स इन चूजिंग द गवर्नमेंट। सभी लोगों को सरकार में वोट डालने का या सरकार को चुनने का हक होता है। एंड इक्वालिटी प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ ए डेमोक्रेसी। यहाँ पर जो इक्वालिटी होता है, इक्वालिटी का मतलब मैंने बताया आपको समानता। किस बात की समानता? कैसी समानता? हम लोग कुछ अपने एग्जाम्पल्स को देखते हैं जिसमें ये क्लियर हो जाएगा कि डेमोक्रेसी में कैसी समानताएं होती हैं। व्हाट टाइप ऑफ इक्वालिटी प्ले ए वाइटल रोल इन द डेमोक्रेसी। अब आप वेल बेटर समझ गए होंगे मोनार्ची क्या है, डिक्टेटरशिप क्या है और डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी। लेट अस टेक सम एग्जांपल्स। आपके बुक में कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, बुक को आप ओपन करो और देखोगे पेज नंबर 255 में, डॉटर ऑफ एन ऑटो रिक्शा ड्राइवर इन मुंबई टॉप्स द चार्टर अकाउंटेंसी एग्जामिनेशन। बोल रहा है कि एक रिक्शा चलाने वाले की बेटी ने मुंबई में चार्टर अकाउंटेंसी के एग्जाम में टॉप किया। डॉटर ऑफ ए वेरी पुअर फार्मर बिकम्स द फर्स्ट डॉक्टर ऑफ हर विलेज। एक गरीब किसान की बेटी गांव में डॉक्टर बनी।
ए पुअर न्यूज़पेपर वेंडर गेट एडमिशन इनटू ए वेरी फेमस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट इन कोलकाता। न्यूज़पेपर बेचने वाला एक गरीब न्यूज़पेपर सेलर है, उसका बेटा जो है वह एक फेमस मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट में वह कोलकाता में एडमिशन ले लेता है। गर्ल्स स्कोर मोर देन बॉयज़ इन CBSE ऑल इंडिया एग्जामिनेशन। CBSE के बोर्ड के एग्ज़ाम जो होते हैं उसमें लड़कियों का प्रदर्शन अच्छा रहा लड़कों की अपेक्षा। ए टैलेंटेड क्रिकेटर फ्रॉम द ट्राइबल कम्युनिटी हैज़ बीन सिलेक्टेड टू प्ले फॉर टीम इंडिया। यानी कि ट्राइबल कम्युनिटी का जो भी एक प्लेयर था वह क्रिकेट में बहुत बढ़िया किया और उसको टीम इंडिया में सिलेक्ट किया गया। यानी कि यहाँ पर ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो एग्जाम्पल आप आए दिन न्यूज़पेपर में देखते रहते हो कि इस प्रकार की खबरें हमारे समाचार पत्रों में न्यूज़पेपर में आते रहती हैं कि किस प्रकार लोग किसी भी प्रकार के भेदभाव किए बिना, किसी भी प्रकार के, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, किसी कास्ट के हो, किसी जाति के हो, कोई भी धर्म मानने वाले जो हैं वे सभी उन लोगों को अधिकार दिए जाते हैं और सभी अपने अधिकार का प्रयोग करते हैं। What do these reports shows? यहाँ पर जितनी भी सारी रिपोर्टें हैं वह क्या दिखा रही हैं? Such reports show that कि in a democracy like India, every person has an equal opportunity to his her own life and follow on his her ambition। यह एग्जाम्पल यह दिखा रहा है कि इन डेमोक्रेसी प्रजातंत्र में सभी को समान अधिकार दिए गए हैं अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए। चाहे आप अमीर हो, गरीब हो, या कि आप किसी भी कास्ट से हो, किसी भी धर्म जाति को मानने वाले हो, तो आपको समान अधिकार दिए गए हैं कि आप किसी भी एम्बिशन को अचीव कर सकते हो। आप किसी भी लक्ष्य की पूर्ति के लिए अगर प्रयासरत आप हो तो उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए आप प्रयासरत हैं तो उसे आप अचीव कर सकते हैं। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, सेक्स और जेंडर। धर्म, जाति, सेक्स, लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं होता है। आप फ्री होकर किसी भी एम को अचीव कर सकते हो, किसी भी टारगेट को अचीव कर सकते हो। एनी बॉय और गर्ल फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द कंट्री कैन बिकम ए डॉक्टर, एन इंजीनियर एट ए राइट टैलेंट। देश में कोई भी लड़का, कोई भी लड़की वह डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है तो वह किसी भी अपने लक्ष्य को टारगेट कर सकता है। सिमिलरली एनी पर्सन इफ शी हैज़ इनफ टैलेंट कैन रिप्रेजेंट इंडिया इन ए पर्टिकुलर स्पोर्ट और म्यूजिक और डांस। यहाँ पर आपने देखा कि अगर आप म्यूजिक में बढ़िया करते हो, डांस में बढ़िया करते हो, क्रिकेट के गेम में बढ़िया करते हो तो आप अपने वेल बेटर टारगेट को अचीव कर सकते हो, बशर्ते आप में उस प्रकार का टैलेंट होना चाहिए। यहाँ किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है और डेमोक्रेसी में क्या है, इक्वालिटी को प्रदान किया गया है, समानता को प्रदान किया गया है। Thus we can see that equality is an important aspect of democracy। तब हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि प्रजातंत्र में क्या है, इक्वालिटी का एक बहुत वाइटल रोल प्ले होता है। अब आप वेल बेटर समझ गए होंगे कि व्हाट रोल प्ले इक्वालिटी इन द डेमोक्रेसी, मतलब कि समानता डेमोक्रेसी में किस प्रकार के एक वाइटल रोल, महत्वपूर्ण रोल को वह प्ले करती है। अब हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी जो होती है, समानता जो होती है, उसके अलग अलग टाइप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टॉपिक इज पॉलिटिकल इक्वालिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं राजनीतिक समानता। पॉलिटिकल इक्वालिटी क्या है? इन ए डेमोक्रेसी ऑल द एडल्ट सिटीजन ऑफ ए कंट्री हैव राइट टू वोट। मैंने पहले ही आपको बताया कि भारत के प्रत्येक नागरिक को मत डालने का अधिकार है। यदि उस व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष हो गई है तो वह मत डालने का अधिकार वह ग्रहण कर लेता है। इट मीन्स उसे भारत सरकार ने मत डालने का अधिकारी बना दिया। दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी, जो एक राजनीतिक समानता का एक रूप दिखाता है। राजनीतिक समानता का रूप कौन दिखाता है? टू कास्ट हीज हर वोट, इट मीन्स ही कास्ट वोट। यानी कि जो हमारे यहाँ चुनाव होते हैं आफ्टर 5 ईयर्स, 5 वर्षों के बाद जो हमारे रेगुलर इंटरवल पर जो हमारे यहाँ इलेक्शन हेल्ड होते हैं, उसमें वो अपना वोट कास्ट कर सकता है।
रिलीजियस इक्वालिटी, सेकेंड इज रिलीजियस इक्वालिटी। व्हाट इज रिलीजियस इक्वालिटी? धार्मिक समानता क्या है? रिलीजियस इक्वालिटी मीन्स दैट पीपुल बिलोंगिंग टू ऑल रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली। भारत में सभी धर्मों के लोग रहते हैं। आप सभी जानते हो कि यहाँ हर धर्म के लोगों को लोग पालन करते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग हैं। हर धर्म के लोग यहाँ सभी धर्मों को पालन करते हैं। एंड ऑल रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली, और सभी धर्मों का हम लोग पालन करते हैं, क्योंकि हमारे संविधान में ही हमारी ये बातें लिखी हुई हैं कि ऑल द रिलीजन्स आर इक्वल, सभी धर्म हमारे समान हैं। एंड यू आर फ्री टू एडॉप्ट एनी रिलीजन, आप स्वतंत्र हो किसी भी धर्म के को पालन करने के लिए। द गवर्नमेंट कैनॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनीवन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती है, मतलब किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करती है। आप फ्री हो किसी भी प्रकार के धर्म को एडॉप्ट करने के लिए। यू आर फ्री टू एडॉप्ट एनी रिलीजन। आप अगर हिंदू धर्म को एडॉप्ट करते हो, आप अगर चाहते हो कि मैं मुस्लिम धर्म को एडॉप्ट कर लूँ, पालन करना चाहता हूँ, तो आप एडॉप्ट कर सकते हो। वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। एवरी रिलीजन हैज़ इक्वल इंपॉर्टेंस एंड फेस्टिवल ऑफ ऑल द रिलीजन्स आर सेलिब्रेटेड विथ इक्वल रिस्पेक्ट्स। आप सभी देखते हो कि जब हमारे यहाँ धार्मिक त्यौहार मनाए जाते हैं, हर धर्म के लोग जब अपने अपने त्योहारों को मनाते हैं, तो उसमें सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं विथ जॉय एंड हैप्पीनेस। खुशी और उमंग के वातावरण में हमारे सभी त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे होली का त्यौहार है, ईद का त्यौहार है, या फिर छठ पूजा होता है, या फिर दीपावली का त्यौहार होता है। सभी धर्मों के लोग सभी त्योहारों को समान रूप से रिस्पेक्ट रिगार्ड देते हैं। अब आप बात समझ गए व्हाट इज रिलीजियस इक्वालिटी। एंड द थर्ड इज इकोनॉमिक इक्वालिटी। इकोनॉमिक इक्वालिटी क्या है? इकोनॉमिक इक्वालिटी मीन्स इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीबॉडी टू अर्न लाइवलीहुड। इट मीन्स इकोनॉमिक, आर्थिक समानता हम लोग बोलते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीविका को चलाने के लिए अर्न करने का अधिकार है, यानी कि अपने रोजी रोटी, अपने लाइवलीहुड को चलाने के लिए सभी लोग को जीविका चलाने के लिए समान रूप से अवसर प्रदान किए जाते हैं। देयर इज नो एनी टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द कास्ट, क्रीड और रिलीजन। चाहे धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर किसी भी प्रकार का जीविका के लिए किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है। इट मीन्स दैट द वर्कर्स विल नॉट बी एक्सप्लॉयटेड बाय देयर एम्प्लॉयज। जो यह दिखाता है कि जो भी कामगार हमारे कहीं पर भी वर्क करते हैं, तो उन्हें धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार का कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं किया जाएगा। आप देखते हो कि हर ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वह प्राइवेट हो या पब्लिक सेक्टर हो, हर ऑर्गेनाइजेशन में हर धर्म को मानने वाले लोग होते हैं, हर जातियों को मानने वाले लोग होते हैं। तो वहाँ पर धर्म का इशू बनाकर किसी भी प्रकार का कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं किया जाता है, यानी कि किसी भी प्रकार का उनका कोई भी शोषण नहीं किया जाता है। इट ऑल्सो मीन्स इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यानी कि हम कह सकते हैं कि सभी को समान रूप से इक्वल पेमेंट दिया जाता है समान कामों के लिए। Everybody should get the same amount of money for the work they do irrespective of his her caste, gender और religion। मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक ही अलग अलग रिलीजन के मानने वाले लोग होते हैं, तो रिलीजन को टारगेट करके किसी भी प्रकार का उनके पेमेंट में, किसी भी प्रकार के उनकी लाइवलीहुड में किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है। यानी समान काम के लिए उन्हें समान रूप से मजदूरी, समान रूप से पेमेंट दिया जाता है। किसी भी प्रकार का इसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है, जिसे हम लोग इकोनॉमिक इक्वालिटी के नाम से जानते हैं। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज सोशल इक्वालिटी। सोशल मीन्स सामाजिक। सामाजिक समानता क्या है? अब हम बात करते हैं सामाजिक समानता की। Social equality means all the citizens living in the society have equal right to visit all the public places of the country। हम देखते हैं कि हमारे समाज में बहुत सारे लोग रहते हैं। It means many people resides in our locality, in our country। हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जिन सभी लोगों को सोशल इक्वालिटी यानी कि सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान किया गया है। कहाँ पर प्रदान किया गया है?
सच एज प्लेग्राउंड, होटल, शॉप्स, मार्केट, रेलवे प्लेटफॉर्म, रोड्स एंड टॉयलेट्स। आप सभी देखते हो कि प्लेग्राउंड होता है, खेल का मैदान होता है, पार्क होता है, रेलवे प्लेटफॉर्म होता है, वहाँ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। आप अमीर हो, गरीब हो, किस जाति को फॉलो करने वाले हो, किस धर्म को फॉलो करते हो, अडॉप्ट करते हो, किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। बात समझ में आ रही है? ऑल द पीपुल आर ट्रीटेड इक्वली एंड हैव इक्वल राइट्स एंड ड्यूटीज। सभी लोगों को समान रूप से इक्वल ट्रीट किया जाता है और उन्हें उनके कर्तव्य के लिए इक्वली ट्रीट किया जाता है। एवरीबॉडी एज इक्वल ट्रीटेड, डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस सच एज अनटचेबिलिटी हैज बीन एबोलिश्ड एंड इट इज पनिशेबल बाय लॉ। अगर समाज में कोई भी किसी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव करता है, चाहे वह धर्म के नाम पर करता है, चाहे जाति के नाम पर करता है, तो गवर्नमेंट ने उसके लिए पनिशेबल एक्ट बनाया है और उसमें कहा है कि अस्पृश्यता जो है वह एक बहुत बड़ा अपराध है। अस्पृश्यता भारत के संविधान में आर्टिकल 17 के द्वारा, इट मीन्स अनुच्छेद 17 के द्वारा बैन किया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति अनटचेबिलिटी यानी कि भेदभाव रखता है, किसी भी व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेशन का भाव रखता है, तो भारत सरकार उसे, यानी कि हमारा संविधान में हमारी कोर्ट जो है, जुडिशियरी जो है, वह उसे दंडित कर सकती है। A democracy is only successful where all kinds of equality prevails and people live in a free, unrestricted environment. देखो प्रजातंत्र में क्या होता है कि जब इक्वालिटी में हम लोगों ने बात किया, तो जब हमारे बात आती है सोशल इक्वालिटी की, तो उसमें हमने क्या देखा कि प्रत्येक व्यक्ति यानी कि भारत का प्रत्येक नागरिक वह फ्री होकर अपने ज़िंदगी को जी सकता है, यानी कि किसी भी प्रकार का उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है, किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन देखने में नहीं मिलता है। बट वी लेट अस टेक सम एग्जाम्पल, मेनी काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटीज स्टिल एग्जिस्ट इन डेमोक्रेटिक कंट्री। लेकिन जब बात आगे बढ़ती है तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि कुछ इनइक्वालिटी जो हैं वह हमारे समाज में देखने को मिलती हैं। लेट अस टेक एग्जाम्पल। अब हम जैसे कुछ उदाहरण लेते हैं, तो आप जब उदाहरण देखते हो अपने बुक में, यहाँ पर बोल रहा है ये कि इन आवर हाउसेज द हाउस हेल्प्स आर ऑफन नॉट अलाउड टू सिट ऑन द सोफा और द डाइनिंग टेबल, दे आर मेड टू सिट ऑन द फ्लोर एंड आर गिवन सेपरेट बेड्स एंड यूटेंसिल। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल इनइक्वालिटी। देखो इक्वालिटी की हम लोग बात कर रहे थे, सोशल इक्वालिटी की, लेकिन समाज में अभी भी हमारे कुछ ऐसे सोशल इनइक्वालिटीज़ हैं, सामाजिक असमानताएं हैं। जैसे आप एग्जांपल ले लो कि आपके घर में जो काम वाली मेड आती है काम करने के लिए, उसे आपके बेड पर, आपके सोफ़ा पर बैठने नहीं दिया जाता है। वह कहाँ बैठती है? ज़मीन पर बैठती है। उसे खाने के लिए अलग बर्तन दिए जाते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है? एक सोशल इनइक्वालिटी का एग्जाम्पल शो कर रहा है। लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल। Rohit father is a poor daily wage laborer. He cannot afford to send his children to school. Every morning when they see children of their age going to school in a big bus, they want to go to school themselves. But then they remember that they are too poor to go to school. This is economic inequality. यहाँ हम क्या देखते हैं? इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का एग्जाम्पल देखते हैं कि रोहित जो है, उसके पिताजी जो हैं वो गरीब हैं। रोहित स्कूल में पढ़ना चाहता है लेकिन वह पढ़ नहीं सकता है। क्यों नहीं पढ़ सकता है? कि उसके पिताजी गरीब हैं, वह स्कूल के फ़ी को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो अन्य बच्चों की तरह भी रोहित स्कूल जाना चाहता है, लेकिन उसके पिता उसके फ़ी को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं विद्यालय में। तो वहाँ पर वो क्या दिखाता है? तो वहाँ पर वह इकोनॉमिक अनइक्वालिटी का एग्जाम्पल दिखाता है। इट मीन्स कि यहाँ पर इनइक्वालिटी जो दिखाई देता है वह स्पष्ट दिखाई देता है दो एग्जाम्पल के द्वारा, कि घरों में काम करने वाली जो मेड होती है वो हमारे बिस्तरे पर, हमारे सोफे पर नहीं बैठती है। उसके लिए ज़मीन में वह बैठती है, अलग उसके लिए सिटिंग प्लेस होता है, अलग वह खाने के लिए उसे बर्तन प्रदान किए जाते हैं। और यहाँ पर मैंने सेकेंड एग्जाम्पल देखा कि रोहित स्कूल जाना चाहता है लेकिन नहीं जा सकता है क्योंकि उसके पिताजी फ़ी अफोर्ड करने में सक्षम नहीं हैं। मेनी सच इंसिडेंट सो दैट इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वालिटी आर स्टिल वेरी कॉमन।
अभी भी हमारे समाज में सोशल इक्वालिटी और इनइक्वालिटी मौजूद हैं। सोशल प्रैक्टिस सच एज द कास्ट सिस्टम एंड लेस पे फॉर वोमेन आर इम्पोर्टेंट रीजन फॉर सच इनइक्वालिटीज़। ऐसे भी हम लोग समाज में देखते हैं कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को हम लोग कम पेमेंट देते हैं। महिलाएं अगर घर में काम करती हैं या फिर बाहर निकल कर काम करती हैं, दिहाड़ी मजदूरी करती हैं, तो पुरुष को ज़्यादा पेमेंट देते हैं, और जो हमारी महिलाएं होती हैं उन्हें कम पेमेंट दिया जाता है। ये एक एग्जाम्पल दिखाता है इनइक्वालिटीज़ का। इन इंडिया फॉर मेनी ईयर्स people belonging to the upper class or the dominant class have treated the subordinate class unfairly, resulting in huge inequalities in the society। समाज में ब्रिटिश काल से ही जब हम लोग देखते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, तो लोगों को बहुत बैड ढंग से ट्रीट किया जाता था। उन्हें अधिकार प्रदान नहीं किए जाते थे, यानी कि उन्हें किसी भी प्रकार के कोई अधिकारों से वंचित रखा गया, जो इनइक्वालिटीज़ के एग्जाम्पल दिखाई देते हैं। Many social reforms such as Raja Ram Mohan Rai, Ishwar Chandra Vidyasagar, Dayanand Saraswati, Jyotiba Phule, Dr. B.R. Ambedkar and others raised their voice against the discriminatory practice prevalent in the society। हमारे समाज में अगर इस प्रकार की जो ड्रॉबैक्स थी, कुरीतियाँ थीं, तो उस कुरीतियों को दूर करने के लिए हमारे जितने भी सोशल रिफॉर्मर्स थे, यानी कि सामाजिक सुधारकर्ता जितने भी थे, इन्होंने सोशल रिफॉर्म्स में उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा। जैसे B.R. अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, राजा राम मोहन राय, इन लोगों ने समाज में इन कुरीतियों को दूर करने के लिए, इन सोशल इविल्स को दूर करने के लिए दे टेक ए लॉट ऑफ स्टेप्स। उन लोगों ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। क्यों उठाया? ताकि समाज में इस प्रकार की कुरीतियों को दूर किया जा सके और लोगों को इक्वल राइट्स प्रोवाइड किए जा सकें। दे वर्क टायरसली फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। मतलब कि समाज में जिन लोगों का स्थान नीचे था, वे दबे कुचले थे, उन लोगों को ऊपर उठाने के लिए, डिप्राइव्ड क्लास मतलब होता है कि समाज में जो नीचे तबके के लोग थे, उन लोगों को ऊपर उठाने के लिए, फॉर देयर अपलिफ्टमेंट दे डू ए लॉट ऑफ वर्क इन इंडिया। उन लोगों ने भारत में बहुत सारे वर्क किए, समाज में महिलाओं को और लोगों को भागीदारी दिलाने के लिए, उन्हें इक्वल राइट देने के लिए, इनइक्वालिटी को दूर करने के लिए उन लोगों का एक अहम योगदान रहा। एज सिटीजन वी शुड ऑल्सो ट्राई टू डिस्करेज डिफरेंट फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। चूँकि हम एक भारत के नागरिक हैं और भारत के नागरिक होने के नाते हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम लोग समाज में डिस्क्रिमिनेशन को दूर करें। वी हैव टू चेंज द रूल्स एंड रेगुलेशंस और ड्रॉबैक्स विच आर स्प्रेड इन आवर सोसाइटी। हमें उन नियमों को बदलना होगा, उन डिस्क्रिमिनेशंस इविल्स, यानी कि समाज में भेदभाव जो लोग करते हैं, उनके इस प्रकार के तरीकों को बदलने होंगे, अपने मानसिकता को चेंज करना होगा, अपने ट्रेंड को चेंज करना होगा, ताकि समाज में लोग एक इक्वल लाइफ, इक्वल अपॉर्चुनिटी को वहाँ से वे फॉलो कर सकें। ओनली देन ट्रू डेमोक्रेसी विल बी एस्टैब्लिश्ड। और तभी हम कह सकते हैं कि वहाँ पर एक ट्रू डेमोक्रेसी, यानी कि सत्य प्रजातंत्र का वहाँ पर हम लोग निर्माण कर सकते हैं और हम लोग डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जी सकते हैं। इनइक्वालिटीज़ अराउंड द वर्ल्ड। आप जैसे देखते हो कि हमने ये भारत की बात की, अपने कंट्री की, इंडिया की बात की, लेकिन ऐसा भी हम लोग देखते हैं कि हमारे वर्ल्ड में भी ऐसे बहुत सारे इविल्स थे, ऐसे बहुत सारी कुरीतियाँ फैली हुई थीं, बहुत सारी जगहों पर ऐसे तरीके अपनाए जाते थे, वहाँ लोगों के साथ इनइक्वालिटीज़ यानी कि अनइक्वल ट्रीट किया जाता था। तो ऐसे भी एग्जाम्पल यहाँ पर आपके बुक में दिए गए हैं। आंग सान सू की जो म्यांमार की थी, तो वहाँ पर भी इस प्रकार उन्होंने इस ड्रॉबैक्स को दूर करने का प्रयास किया। द पायोनियर ऑफ डेमोक्रेटिक मूवमेंट इन म्यांमार, आंग सान सू की इंटर्ड द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स इन 1988। आंग सान सू की एक महिला थी जिन्होंने 1988 में प्रवेश किया पॉलिटिक्स में। शी वॉज विजिटिंग हर एलिंग मदर इन म्यांमार व्हेन पीपल वेयर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द ऑपरेसिव रूल ऑफ जनरल ली विन। जब उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया तो वहाँ पर लोग प्रदर्शन कर रहे थे, लोग उग्र हो गए थे। किसके खिलाफ?
एक जो क्रूएल शासक था वहाँ का नी विन, उसके खिलाफ। ऑन 26 अगस्त 1988 Aung San Suu Kyi addressed 500,000 of people at a mass rally in support of democratic government। यानी कि 26 अगस्त 1988 को आंग सान सू की ने लोगों को संबोधित किया, एड्रेस किया, किसके लिए? टू एस्टैब्लिश द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए, यानी कि प्रजातंत्र सरकार बहाल करने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़े रैली का आयोजन किया और लोगों को डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बेनिफिट के बारे में बताया। उसके बाद क्या हुआ कि आंग सान सू की फॉर्म द नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी एंड बिकेम इट जनरल सेक्रेटरी। आंग सान सू की ने एक पार्टी का गठन किया जिस पार्टी का नाम था नेशनल लीग, और वह उसकी जनरल सेक्रेटरी बन गई। इन जुलाई 1989 द गवर्नमेंट प्लेस सू की अंडर हाउस अरेस्ट इन यांगून। गवर्नमेंट ने क्या किया कि सू की को नज़रबंद कर दिया। कहाँ पर नज़रबंद कर दिया? तो घर में हाउस अरेस्ट कर दिया। सी वाज ऑफर्ड फ्रीडम ओनली इफ सी लेफ्ट द कंट्री बट सी रिफ्यूज। उनको गवर्नमेंट ने, यानी कि नी विन की जो गवर्नमेंट जो थी उसे यह ऑफर प्रदान किया कि अगर वह देश छोड़ देती है तो उस केस में क्या होगा कि देश छोड़ने के केस में उसे मुक्त कर दिया जाएगा, परंतु उन्होंने इसे बहिष्कार कर दिया। इन 1990 इलेक्शन शी वॉज नॉट अलाउड टू कॉन्टेस्ट। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के इस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रयास किया म्यांमार में, और डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को रूल्ड आउट किया, यानी कि वहाँ से उस सरकार हट गई और वहाँ पर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बहाली हुई और इस प्रकार लोग अपने जीवन को स्वतंत्र रूप से जीने लगे। यहाँ पर आप सेकेंड एग्जाम्पल में देख रहे हो मार्टिन लूथर किंग जूनियर का। वो जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो था उसने भी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की स्थापना कराई। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख रहे हो कि इनइक्वालिटीज़ अराउंड वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड में भी बहुत सारे इनइक्वालिटीज़ थी, इनइक्वालिटीज और समानताएँ फैली हुई थीं, जिसको हमारे वैसे लीडर्स जिन्होंने प्रयास किया, किस फॉर्म में प्रयास किया? टू एस्टैब्लिश द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि प्रजातांत्रिक सरकार की स्थापना के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया और इन सारे लोगों के एफर्ट से ही प्रजातंत्र सरकार की स्थापना हुई, यानी कि देश में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की स्थापना हुई, जिसे हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी हर मायने में बेहतर है किसकी अपेक्षा? मोनार्ची और डिक्टेटरशिप की अपेक्षा, यानी कि राजतंत्र और तानाशाह की शासन की अपेक्षा डेमोक्रेटिक फॉर्म जो हमारा है वह ज़्यादा बेटर है। अब आप वेल बेटर समझ गए होंगे कि वाई डेमोक्रेसी इज़ बेटर दैन मोनार्ची एंड डिक्टेटरशिप। मोनार्ची और डिक्टेटरशिप के अपेक्षा डेमोक्रेसी, यानी कि रूल ऑफ डेमोक्रेसी जो है वह क्यों बेटर है? कोई तुमसे पूछता है अगर, तो बोलोगे कि यह इस मायने बेटर है कि इसमें सब कुछ जो होती है, भागीदारी, टोटल पार्टिसिपेशन जो होती है वह जनता की ही होती है। पीपुल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, लोग अपने शासक को स्वयं चुनते हैं। अगर वह शासक बढ़िया नहीं होता है तो लोग उसे हटा देते हैं, पीपुल रिप्लेस देम, और नए शासक को चुनते हैं। लोग पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में, यानी कि लोगों को खुलकर मत को डालने का, अपने वोट को कास्ट करने का वो अधिकार रखते हैं। पीपुल कास्ट देयर वोट एंड फ्रीडम टू स्पीक, किसी के खिलाफ भी कुछ भी बोलने की आज़ादी रखते हैं। यानी कि यह सारी चीज़ें जो हैं ये हमें कहाँ दिखाई देती हैं? डेमोक्रेसी में दिखाई देती हैं, न तो यह मोनार्ची में दिखाई देती हैं और न ही डिक्टेटरशिप में दिखाई देती हैं। क्योंकि अगर हम किसी के खिलाफ भी मोनार्ची और डिक्टेटरशिप में बोलते हैं तो वहाँ पर हमें राजा या फिर डिक्टेटर जो होता है वह हमें पनिश कर सकता है। तो हम देखते हैं कि हमारा डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वह ज़्यादा बेटर है। ओके, थैंक यू।